दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये टॉप 30 की सीरीज चल रही थी, उसका ये 12वां वीडियो है। ठीक है, ये इसके पहले 11 वीडियो अपलोडेड हैं चैनल पर। आप उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। ये मान के चलिए कि ये यूपीपीसीएस जो 2023 में प्री होगा और आर ओ एरो का जो प्रीलिम्स होगा और उसका जो मेंस होगा आर ओ एरो का, उसमें उसके लिए और अन्य जो सभी स्टेट्स की, किसी भी स्टेट की जो पीएससी की परीक्षाएं हैं या जहां भी जीएस पूछा जाता है, चाहे वनडे एग्जाम्स हों चाहे पीएससी के एग्जाम्स हों, वो सभी जगह ये महत्वपूर्ण कार्य निभाएगा। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि अगर आप इसको देखते हैं टॉप 30 की सीरीज, तो आपका एक अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होगा। देखिए, पढ़िए चाहे जितना आप, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका सेल्फ इवेल्युएशन होगा। आप इसको करिए, सॉल्व करिए प्रश्न, वीडियो को पॉज करके मेरे उत्तर बताने से पहले आप प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसमें इस वीडियो में स्पेशली इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और इकोनॉमिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दो ही टॉपिक के क्वेश्चन हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आए हुए प्रश्न हैं, सरल हैं, आए हुए प्रश्न हैं। सरल आपको लगेंगे अगर आपने पढ़ा है, तो नहीं पढ़ा है तो ये भी आपको कठिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए, और मैं टॉप 30 तो मैंने कहने के लिए है। ये टॉप 30 के अलावा जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो मैं व्याख्या करूंगा, उससे भी आपके बहुत सारे प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, तो ये मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन आपके इससे इजीली बन जाएंगे एक वीडियो से। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त ये राजस्व से संबंधित एक व्यवस्था है। ठीक है, इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा इसको लागू किया गया था। 1793 में ये लागू किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जो है पूरे भारत में 19%, जो ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश भारत था उस समय का, उस पर 19% में ये स्थायी बंदोबस्त। देखिए, तीन व्यवस्थाएं ये राजस्व की लागू की गई थी। एक ये स्थायी बंदोबस्त, जिसे कई कई नामों से जाना जाता है, जैसे इस्तमरारी। इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है इसको, इस्तमरारी। इस्तमरारी याद रखिएगा। ठीक है, इस्तमरारी, जमींदारी, ये सब मालगुजारी, ये सब ये जागीरदारी, ये सब नामों से ये जाना जाता है। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत का ये 19% जो एरिया था उस समय का, उस पर ये लागू हुई थी, जिसमें कि आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और ये सब का जो इलाका है, उत्तर प्रदेश में बेसिकली पूरे में नहीं, वाराणसी तक मान के चलिए आप, जो पूर्वी इलाका है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी तक पूरा। ठीक है, दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। याद रखिएगा, पहली व्यवस्था तो ये हो गई है आपकी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसमें 10/11, ये भी याद रखिएगा, इसमें जो है 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। ठीक, जमींदारों को भूमि का स्वामी इसमें माना गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, जमींदारों को इसमें भूमि का स्वामी माना गया था और 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। तो ये हो गया एक। दूसरी जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका भी याद रखिएगा, क्षेत्र याद रखिएगा। और इससे ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि इसको किसने ईजाद किया था या किसके द्वारा ये लागू किया गया था। तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। टॉमस मुनरो, ठीक है, मुनरो, और कैप्टन रीड, कैप्टन रीड, इनका नाम याद रखिएगा। ये बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ये साउथ में ये इसको ईजाद किया गया था, मतलब लागू किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा, तमिलनाडु के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। बाद में ये मद्रास, मुंबई और ये जितने भी और अन्य इलाकों में भी इनको लागू किया गया था। ठीक है, इसमें क्या होता था, रैयतवाड़ी में क्या होता था कि रैयतों को भूमि का मालिकाना हक होता है। ठीक है, रैयत का मतलब होता है जिसकी ज़मीन थी वही वो, उसका हक माना गया था उसमें। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से सरकार को ये भू राजस्व देते थे ये। ठीक है, और इसमें राजस्व जो है वो 50, मतलब इसमें राजस्व जो है वो बड़ा मतलब कठोरता से वसूला जाता था इसमें, रैयतवाड़ी में। ठीक, लगान की दर भी मतलब काफ़ी उच्च थी इसमें। और ये कितने परसेंट, ब्रिटिश जो भारत था उस समय का कितने परसेंट क्षेत्र पे था, तो ये 51% क्षेत्र पे था। तो पहला मैंने बता दिया, ये आपका स्थायी बंदोबस्त। दूसरी हो गई रैयतवाड़ी। तीसरी एक व्यवस्था और लागू की गई थी, उसका नाम था महालवाड़ी। नाम याद रखिएगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं ये प्रश्न। महालवाड़ी, महालवाड़ी में क्या था, ये 30% जो एरिया था ब्रिटिश शासन का, उस पर लागू की गई थी। ये परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ कि ये परसेंटेज पूछे गए हैं। आप इनको याद रखिएगा, 19, 51 और 30, ये परसेंटेज याद रखिएगा। 19% स्थायी बंदोबस्त में, रैयतवाड़ी में 51% और
महालवाड़ी में 30%। ये तीनों परसेंटेज याद रखिएगा, पूछे गए हैं ये। इसमें क्या था, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें महालवाड़ी में क्या था कि पूरे जैसे एक गांव का पूरा एक वो होता था, मतलब ग्राम समाज पूरा सम्मिलित भूमि का स्वामी होता था, और वो लोग इकट्ठा करके फिर वो लगान देते थे। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और ये पंजाब वगैरह में ये इन क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, इसको इसको याद रखिएगा। इसमें कृषक, इसमें सिंगल वो ऐसा नहीं होता था कि एक एक किसान के साथ नहीं हुआ था समझौता। इसमें जो है पूरे ग्राम या पूरा महाल, महाल का मतलब ही हुआ कि पूरा एक ग्राम। ठीक है, तो वो इसलिए महालवाड़ी कहा गया। ठीक है, इतना बहुत है। इस टॉपिक से अगर आ गया प्रश्न तो आप ये कर ले जाएंगे। ठीक है, डलहौजी के ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर किया गया था? तो देखिए, डलहौजी एक ऐसा ब्रिटिश वायसराय था, गवर्नर जनरल था, जिसने मतलब ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसको बहुत बढ़ाया, कई तरीकों से बढ़ाया उसने। ठीक है, उसने कुछ को विजिट किया। ठीक है, डायरेक्ट विजिट कर लिया। किसी को व्यक्तिगत सिद्धांत जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसके थ्रू ब्रिटिश शासन में उसका एनेक्सेशन किया, मिलाया उसको। कुशासन का आरोप लगाया किसी किसी पर, उसको कुशासन का आरोप लगाकर वहाँ पर जाकर मतलब उसको भी शामिल कर लिया। तो ये जो कुशासन वाला आरोप था, ये आरोप जो है लगाकर अवध को मिला लिया था 1856 में, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। व्यक्तिगत सिद्धांत में सबसे पहले जो है ये सतारा को, ठीक है, सतारा को मिलाया था इसने सबसे पहले। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। झांसी को भी मिलाया था 1853 में, याद होगा आपको, पढ़ा है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए, उस समय पामस्टन थे 1857 का जब विद्रोह चल रहा था। देखिए, इसके अलावा एक जानकारी देना चाहता हूँ ये क्वेश्चन के अलावा। यहाँ से देखिए, एक जानकारी ये है कि आर ओ के लिए बेसिकली एक टेस्ट सीरीज मैंने चलाई है। तो उसकी जो फीस है वो 199 रुपीज़ है। ठीक है, उसमें आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, 10 जीएस के और 10 जो है वो जनरल हिंदी के। बहुत ही शानदार सीरीज है। आपको अगर अपना सेल्फ इवेल्यूएशन करना है तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा मैसेज। ठीक है, 8587812176 इस पर करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो बता दिया जाएगा कि कैसे और कहाँ किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप अगर थोड़ा सा भी आपको प्रैक्टिस करना है तो उस सीरीज़ को ले लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या के साथ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो पामस्टन थे उसमें। इसका तीसरे नंबर का याद रखिएगा। इनमें से किनका संबंध स्वराज दल से नहीं था? तो देखिए, ये मोतीलाल नेहरू भी थे उसमें, और ये राजगोपालाचारी भी थे, विट्ठल भाई पटेल भी थे। अयंगर साहब नहीं थे उसमें। इसकी स्थापना कब हुई थी? डेट याद रखिएगा, 1 जनवरी 1923। ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि डेट भी पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। तो ये किसने कहा था? ये बेसिकली ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उन्होंने कहा था। और ये इंडिया विंस फ्रीडम उनकी एक बुक है, उसी में इन्होंने कहा था। तो ये उनकी बुक भी याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है, मैचिंग में आता है ये सब प्रश्न, मैचिंग के लिए आ जाता है। सूची 1, सूची 2। ठीक है, बहिष्कृत भारत पत्रिका से कौन संबंधित था? तो बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी उससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संबद्ध थे। उन्हीं के द्वारा ये पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। और ये 1927 में, ये भी याद रखिएगा, कब? 1927 में। ठीक है, इनके द्वारा ही बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी 1924 में, उसकी डेट भी याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ठीक है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, बंगाल का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? देखिए, विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, याद रखिएगा। और एकीकरण कब हुआ? तो 1912 में हुआ था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, रोलेट एक्ट कब आया था? ये रोलेट एक्ट आपका 1919 में आया था। और इसी के विरोध में रोलेट सत्याग्रह भी चलाया था गांधी जी ने, गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरोध में जब लोग हर जगह प्रदर्शन कर रहे थे, बेसिकली ये रोलेट एक्ट क्या था कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, मतलब आपको बंद कर दिया जाएगा जेल में। अगर शक हुआ तो बंद कर देंगे उठा के, नो अपील, नो दलील, नो वकील, इस टाइप से। ठीक है, तो उठा के सीधे सीधे आपको बंद कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसी के विरोध में पंजाब में भी विरोध हो रहा था। तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल थे, इनको गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे थे, छोड़ने के लिए उनको धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसके लिए वहाँ पर देखिए, धारा 144 तो लागू की ही गई थी वहाँ पे, मतलब कर्फ्यू टाइप का लगाया गया था कि लोग एकत्र ना हो। और आपको याद होगा कि बैसाखी का दिन था वो,
13 अप्रैल 1919 को लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहाँ पर जनरल डायर के उस निर्देश में वहाँ पर भयंकर तरीके से मतलब गोलियां चलाई गईं, और बिना वार्निंग के, जैसे ये होता है ना कि आप उनको कम से कम वार्निंग दीजिए कि आप यहाँ से हट जाइए या जो भी है, कुछ नहीं। एक ही गेट था और वहाँ से जो गोलियां थी वो अपने सैनिकों को और सब बिठा करके ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां चलाई गईं, और मतलब हज़ारों लोग उसमें घायल हुए और हज़ारों लोग मर गए। लेकिन ज़रा सा भी मतलब ये मतलब जघन्य अपराध करते हुए उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि लोगों को मतलब यहाँ से एक होता ना कि वार्निंग दे दी जाए, हट जाए यहाँ से, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया, सीधे सीधे गोली ही चलवा दी। होम रूल लीग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? देखिए, होम रूल लीग, आप इसमें दोनों आंसर होंगे। बेसिकली इसमें ऐसा दिया हुआ है, ये जो एनी बेसेंट और तिलक, इसमें दोनों दे दिया है, ये तिलक और ये एनी बेसेंट, तो इस तरीके से नहीं, ये थोड़ा सा ऑप्शन में गलत हो गया। तो ये दोनों लोगों ने होम रूल की शुरुआत की थी 1916 में, याद रखिएगा। सबसे पहले जो है वो लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया, उसके बाद एनी बेसेंट ने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर पहले और बाद की बात आ जाए तो पहले तिलक जी ने प्रारंभ किया था और फिर उसके बाद एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए, 1919 में खिलाफत आंदोलन जो चला था, ये सब मैंने कवर किया हुआ है। असहयोग आंदोलन का एक वीडियो है, मैं उसकी लिंक दे दूंगा आपको। अगर वो देख लेंगे तो ये सारी घटनाएं मैंने उसमें क्रमवार, सिलसिलेवार उसको मैंने कवर किया हुआ है, तो आप उसको देख लेंगे तो कुछ भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। प्री और मेंस रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, उसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया था, उन्होंने उसकी अध्यक्षता भी की थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, वो सब मैंने बता रखा है, उसको देख लीजिए आप। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जैसे जिस देश में मतलब वो ना तो आयात करे और ना ही निर्यात करे। कहने का मतलब है कि अपने देश के ही अंदर वो जो भी काम, आर्थिक जो भी काम कर रहा है वो अपने देश में ही कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो जो भी हो। बाहर से, उसके बाहरी दुनिया से उसका कोई लेन देन नहीं है, ना ही वो मंगाता है कुछ और ना ही कुछ वो देता है, एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था, अगर आप उदाहरण बताएं, कमेंट में बताइएगा, इस तरीके की अर्थव्यवस्था कौन सी है। एक एक का नाम मैं बता देता हूँ, जैसे आपका जो उत्तरी कोरिया है, जो नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, आए दिन परमाणु परीक्षण करता रहता है और मिसाइलें छोड़ता रहता है, तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है, वो ना तो वो किसी से व्यापार करता है, मतलब ना लेता है ना देता है, इस टाइप से है वो, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो वो आयात और निर्यात बंद वाली व्यवस्था, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों में से उद्योगों की क्या समस्या है? जो लघु उद्योग हैं उनकी समस्या क्या है? देखिए, तो लघु उद्योग में क्या होता है भैया, पूंजी का अभाव होता है, कच्चे माल का भी अभाव होता है, विपणन की जो जानकारी है वो भी अभाव होता है, और विपणन की समस्या होती है, वो सब सारी चीज़ें। तो इसमें जो उपरोक्त सभी आएंगी इसमें समस्याएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना महाबलोनिस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, महाबलोनिस मॉडल जो है, सबसे जो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, वो किसके नाम पे थी? वो थी हेरेड डोमर मॉडल। ठीक है, वो नाम याद रखिएगा, मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है इसमें। ठीक है, ये महाबलोनिस मॉडल जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से ये जानी जाती है, उसी, क्योंकि इन्होंने ही उसमें मतलब मॉडल उस चीज़ को बताया था, सारी चीज़ें, तो इसलिए इनके नाम पे ये बताया गया। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं। ठीक है, तो इनके नाम पे ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो इन्हीं के नाम पे है। तो पहली भी याद रखिएगा, तीसरी भी, ये मैंने सारी बता रखी हैं। वो पूरा एक वीडियो है, ताबड़तोड़ सीरीज वाली जो है ना मेरी, उसमें देखेंगे तो मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स जो हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा और बार बार पूछे जाते हैं, उन सबको मैंने उसमें कवर किया हुआ है। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं हैं, उनको देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? देखिए, इसमें प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो पूंजी कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है, बाकी तो सब जो है वो प्रत्यक्ष कर हैं, जैसे सीमा शुल्क ये सब हो गया ना, सेवा कर, ये सब प्रत्यक्ष कर हैं। पूंजी कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसमें भी देखिए कौन सा नहीं है। तो जीएसटी जो होता है वो, वैट, ये जीएसटी इसको बोल सकते हैं, वैट पहले बोलते थे, ये क्या है? ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक, भारतीय रुपया अब तक का यहाँ पर अब तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है भारतीय रुपये में? तो इसमें अभी तक अगर देखा जाए तो 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। कब कब? देखिए, एक बार 1949 में किया गया था इसका अवमूल्यन, फिर 1966 में भी किया गया था, और फिर 1991 में जब एलपीजी सुधार आया था, उस समय भी इसका अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है? देखिए, सबसे कम और सबसे अधिक दोनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये याद रखिएगा इसमें। इसमें जो है सबसे कम जो है बिहार की है और सर्वाधिक किसकी है? गोवा की है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वित्त आयोग, ये पहले जानिए कि वित्त आयोग का मतलब इसकी चर्चा कहाँ की गई है। तो ये अनुच्छेद संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, मतलब प्रत्येक 5 वर्ष के लिए ये नियुक्ति की जाती है। और ये सभी इसमें देखा जाए तो इनका कार्य यही होता है कि केंद्रीय करों में राज्य और इनका जो है वो निर्धारण करना कि किस राज्य को कितना कर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, कितना हिस्सा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें निर्धारण करना जो है ये इनका कार्य होता है। ठीक, तो याद रखिए केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए जो अनुदान दिए जाते हैं उसमें कितना देना है वो सब का निर्धारण जो है वो यही सजेशंस देता है ये। ठीक है। सुपर 301 क्या है? सुपर 301 बेसिकली ये क्या है? ये मुक्त व्यापार में अवरोध, ये एक बेसिकली वो है, ठीक है, एक संधि टाइप की है ये। ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ऑपरेशन फ्लड, ये ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध ये दुग्ध आपूर्ति से है ये। ठीक है, दुग्ध आपूर्ति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड अगर किससे संबंधित है तो पूछा जाए तो आप बताइएगा दुग्ध से। इसके लिए एक व्यक्ति का नाम है वर्गीस कुरियन, ये आपने नाम सुना होगा, वर्गीस कुरियन। ठीक है, यही माने जाते हैं ये मतलब जनक। ठीक है, इनके प्रयासों से ही ये सब कुछ हुआ। ठीक, तो इनका नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? इसमें से देखिए कि कौन सा कर है जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें मनोरंजन कर जो है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, बाकी सब जो है वो केंद्र सरकार का है। भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य है, यानी कि कौन सा कार्य इसमें से वो करता है, भूमि विकास बैंक जो होता है? तो देखिए, जो किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय ऋण वगैरह प्रदान किए जाते हैं वो इसी भूमि विकास बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा। तो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, ये आंसर होगा इसका बी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, पूछा है। देखिए, हिल्टन यंग आयोग से इसकी स्थापना का सुझाव सही है। 1 अप्रैल 1935 को ये दिया गया था, ये भी सही है। ठीक, ये केंद्रीय रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य सरकारी बैंक का मतलब बैंकर है ये, तो ये भी सही है। तीनों सही हैं। ये चौथा वाला गलत है, ये 1 रुपये का नोट निर्गत नहीं करता है। 1 रुपये का नोट सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है, तो इसीलिए देखिए उस पर वित्त सचिव का साइन होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो गवर्नर होते हैं उनका साइन नहीं होता है, सिग्नेचर उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो वित्त सचिव के साइन होते हैं। ठीक है, कभी देखिए, अभी तो आजकल दिखता भी नहीं 1 रुपये का नोट, लेकिन अगर कहीं सौभाग्यवश आपको मिल जाए तो देखिएगा उस पर वित्त सचिव का साइन होता है। ठीक, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसको। हिंदू वृद्धि दर की संकल्पना किसने दी थी? तो ये पहले तो आपको ये भी समझना होगा कि ये हिंदू वृद्धि दर है क्या। तो ये जीडीपी से रिलेटेड है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा कि ये जीडीपी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जीडीपी से। ठीक है, जीडीपी के ग्रोथ से रिलेटेड है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये प्रोफेसर एक राजकृष्ण थे, इन्होंने ये संकल्पना दी थी ये। ठीक है, हिंदू वृद्धि दर। इनका कहने का मतलब ये था कि बेसिकली जो जीडीपी है वो बहुत भारत की, भाई शुरुआत में आपको पता होगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थीं, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी और मतलब विभाजन का जो वो दर्द चल ही रहा था। फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध, भारत चाइना का युद्ध, ये सब सारी चीज़ें चलती रहीं। तो जीडीपी कहाँ से ग्रोथ होगी भाई? अगर कोई शांति, जहाँ पे शांति होगी, जिस देश में शांति होगी, उसका जो ध्यान है वो अन्य चीज़ों से हट करके अपने देश के विकास पर होगा, तब तो जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन जब बहुत सारी समस्याएं ही एक साथ हैं, आपको पता है कि भाई ब्रिटिश ने किस स्तर तक जा कर के यहाँ पूरा खोखला कर दिया, और ये सारी चीज़ें बनते बनाते करते कराते ये बढ़ी आगे। तो शुरुआत में जाहिर सी बात है भारत की जीडीपी की ग्रोथ बहुत कम थी, तो इसीलिए ये वृद्धि दर, ये बोला गया कि हिंदू वृद्धि दर है। ठीक है। वर्तमान में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो वर्तमान में देखिए 20 पॉइंट समथिंग है। याद रखिएगा इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा किसका है? तो सर्विस सेक्टर का है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वाला है। ठीक है, द्वितीयक सेक्टर, उसके बाद ये आपका प्राइमरी सेक्टर जो है। रोजगार तो सबसे ज़्यादा कृषि में ही है। ठीक है, अगर रोजगार के मामले में पूछा जाए तो कृषि ही सबसे पहले आएगा। लेकिन अगर
जीडीपी में योगदान के बारे में पूछा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। 20 पॉइंट समथिंग है, वो भी अभी जब ये कोरोना काल आया, जब कोरोना के बीच में लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो ये लोग भाई वहाँ से बाहर से निकल के सब, जो जितने भी कृषक मजदूर थे वो सब गांव की तरफ आए, और गांव में क्या भाई, गांव में जो खेती है उस पर ध्यान देने देने लगे, तो उससे थोड़ा सा ये बढ़ा इसमें, ठीक है। और बाकी जो सरकार की योजनाएं और ये सब चलती रहीं, तो उससे भी थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए। तो इसमें देखेंगे तो ये ब्याज को कम करना ये नहीं है, बाकी सब है, ठीक है। तो याद रखिएगा बी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो बेसिकली जो ये सेबी की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेबी सेबी की जो ये हुई थी स्थापना, कब हुई थी वो चीज़ पूछा है, तो 12 अप्रैल 1988, डेट याद रखिएगा, ठीक है। ये सिडबी की स्थापना बताइएगा आप कब हुई थी, कमेंट कीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सबसे पहले जो नीति आयोग के, इसका उत्तर जान लीजिए, 1 जनवरी 2015 को। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी, ये किस स्थान पे, किसके स्थान पे हुई थी, ये भी पूछा गया है। तो योजना आयोग, जो कि सबसे पहले जो है योजना आयोग की ही स्थापना हुई थी। योजना आयोग 1950 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अभी योजना आयोग चूँकि उस स्तर पे, जो स्तर अभी जो समस्याएं और ये इस सब चीज़ों के मामले में देखा जाए तो विशेषता, इसमें विशेषज्ञों की थोड़ा सा कमी और ये सारी चीज़ें थी, तो उसको जो तत्कालीन सरकार थी, अभी भी वही सरकार है, तो वो उनके द्वारा ये सब सारी चीज़ें देखकर समझकर ये निर्णय लिया गया कि योजना आयोग को अभी बंद कर दिया जाएगा, और नीति आयोग जो है उसके स्थान पर लाया गया ये 1 जनवरी 2015 को। देखिए, नीति आयोग का बहुत मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। यूपी पीसीएस में तो हर बार इससे एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो इनके द्वारा जो इंडेक्सेस वगैरह जारी किए जाते हैं उन पर भी आप नज़र रखिए, जो भी इंडेक्स आता है उसको लिख के याद रखिएगा, ठीक है। 2 अक्टूबर 1958 को गठित नाफेड, ये नाफेड का ये डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछी जाती है कि 2 अक्टूबर 1958 को ये किया गया था। ये किससे संबंधित है? तो बेसिकली ये कृषि विपणन से संबंधित है, ठीक है। और उनमें उसमें भी ये नाफेड विपणन तो है, कृषि विपणन, उसमें भी ये जो है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे ज़्यादा इसका रोल रोल है नाफेड का, ठीक है। कृषि समिति ने किस समिति ने यह सुझाव दिया था कि बीमा व्यवसाय में उदारीकरण बनाया जाए और निजी कंपनियों को भी उसमें अनुमति दी जाए? तो आप अभी देखते होंगे, पहले एलआईसी वगैरह ही थी, कुछ कुछ जो सरकारी कंपनियां थी वही थी, लेकिन अभी क्या है, अभी उसमें देखिए आप बहुत कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दुनिया भर की आपको आपको दिख जाएंगी ये, ठीक है। ये बीमा व्यवसाय में, तो ये किस समिति ने ये सुझाव दिया था? तो याद रखिएगा, ये मल्होत्रा समिति थी, आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में, आर एन मल्होत्रा, ठीक है। ये थे, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, तो इनकी अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई थी और इन्होंने ही इसकी सिफारिश की थी। और फिर आप उसका नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो देख ही रहे हैं कि आपको बहुत सारी कंपनियां जो है वो बीमा व्यवसाय में दिख रही हैं। तो इस तरीके से ये टॉप 30 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। आई होप कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत के साथ ये सारे डाटा और ये सब चीज़ें बताते हैं आपको, बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, जो भी है जैसा भी है, मौसम थोड़ा सा बदल रहा है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।